हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एमसीयू की न्यू मूवी एटर्नल्स की एक्सप्लेनेशन। मूवी स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा दें। इससे चैनल को काफ़ी सपोर्ट मिलता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमें बताया जाता है कि सृष्टि से पहले हुए सेलेस्टियल्स। प्रथम सेलेस्टियल ने पहले सूरज की रचना की, जिससे कि सृष्टि में रोशनी हुई और जीवन का संचार हुआ। फिर सृष्टि के कोख से जन्मे नरभक्षी जो कि जिंदा चीजों को खाते थे, उनको नाम दिया गया डिविएंट। फिर ओलंपिया प्लैनेट के एटर्नल को उनको रोकने के लिए भेजा गया। प्रथम एटर्नल एजेक के नेतृत्व में एक मिशन हुआ जिसने की सब बदल दिया। फिर हम एटर्नल्स की शिप को देखते हैं जो कि पृथ्वी की तरफ जा रही होती है। तब हम पृथ्वी पर इंसानों को देखते हैं और वहाँ पर डिविएंट्स आते हैं और इंसानों को खाने लगते हैं। तभी एटर्नल्स वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उन डिविएंट्स को अपनी पावर से मार रहे होते हैं। एटर्नल्स वहाँ पर मौजूद सारे डिविएंट्स को मारकर उन इंसानों की जान बचा लेते हैं, क्योंकि उनका मकसद ही है इंसानों की रक्षा करना। फिर मूवी प्रेजेंट टाइम में आती है और हम सर्सी को देखते हैं जो कि फोटोज क्लिक कर रही होती है। फिर वो एक म्यूजियम की तरफ जाती है जहाँ उसे एक क्लास अटेंड करनी थी। वो क्लास के लिए लेट हो रही होती है, तो तब तक डैन उसकी क्लास को संभाल रहा होता है। फिर सर्सी अपनी क्लास को अटेंड करती है और बच्चों को पढ़ा रही होती है कि तभी वहाँ पर जोरदार भूकंप आता है और वहाँ की सारी चीजें इधर उधर गिरने लग जाती है। तो सर्सी सारे बच्चों को टेबल के नीचे जाने को कहती है कि तभी एक मूर्ति एक बच्चे के ऊपर गिरने वाली होती है, पर सर्सी उसे अपनी पावर से धूल बना देती है और उस बच्चे की जान बचा लेती है और भूकंप थम जाता है। फिर हम सर्सी, डैन और स्प्राइट को एक पार्टी में देखते हैं जहाँ उस दिन डैन का बर्थडे होता है और वो डैन का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। सर्सी डैन को उसकी फैमिली की निशानी वाली रिंग गिफ्ट करती है। तो डैन कहता है, तुमने हमारे आगे के बारे में क्या सोचा है? तो सर्सी उसे लिव इन में रहने के लिए मना कर देती है। तभी वहाँ पर स्प्राइट आती है और वो वहाँ से जाने लगते हैं। वो रोड पर चल रहे होते हैं कि तभी पानी से एक डिविएंट बाहर आता है और उन पर हमला करने लग जाता है। वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं, पर डिविएंट उनका पीछा नहीं छोड़ता। डिविएंट इंसानों को छोड़कर एटर्नल्स के पीछे पड़ा हुआ था। फिर स्प्राइट अपनी पावर की मदद से एक क्लोन्स बनाती है जिससे कि वो डिविएंट कंफ्यूज हो जाता है, पर उसकी ये मैजिक ज्यादा देर तक नहीं चलता और वो डिविएंट उनको पहचान लेता है और स्प्राइट को पकड़ लेता है। वो उसे मारने वाला होता है कि तभी वहाँ पर एक्रिस आ जाता है और उस डिविएंट को मार रहा होता है। एक्रिस उस डिविएंट को काफी चोट पहुंचाता है, पर वो डिविएंट खुद ब खुद ठीक हो जाता है। इस बात से सबको काफी हैरानी होती है कि डिविएंट ऐसा कैसे कर सकते हैं। तब क्रिस उस पर दोबारा हमला करने लग जाता है, पर वो डिविएंट वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ पर पुलिस आती है और स्प्राइट अपनी पावर की मदद से वहाँ से सबको गायब कर लेती है। फिर सर्सी डैन को पूरी सच्चाई बता देती है कि हम एटर्नल्स हैं, हम यहाँ 7000 साल पहले आए थे तुम इंसानों को डिविएंट से बचाने के लिए। 500 साल पहले हमें लगा कि हमने सारे डिविएंट्स को मार दिया है, पर ऐसा नहीं था, वो वापिस आ गए। डैन कहता है कि तुम्हारा और एक्रिस का रिश्ता कितने तक चला? तो सर्सी कहती है 5000 साल। डैन कहता है कि इतने में तो हमारे 7 जन्म हो जाते। जब थैनोस आया था तब तुम लोग कहाँ थे? सर्सी कहती है कि हमें डिविएंट्स के अलावा इंसानों में कोई भी दखल देने का अधिकार नहीं है। अगर हमने दखल दी तो इंसानों का विकास वैसे नहीं होगा जैसे होना चाहिए था। डैन कहता है कि जब तुमने सारे डिविएंट्स को मार दिया था तो तुम लोग वापिस क्यों नहीं गए? तो सर्सी बताती है कि हम वापिस जाने के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। फिर वो दोनों हक कर लेते हैं। फिर सर्सी, एक्रिस और स्प्राइट एक घर पर आते हैं जहाँ सर्सी कहती है कि उस डिविएंट ने खुद को ठीक कर लिया, वो पहले ऐसा तो नहीं कर पाते थे। आखिर चक्कर क्या है? हमें बाकी के एटर्नल्स को ढूंढना होगा। तो एक्रिस सर्सी से उसका दिल तोड़ने के लिए माफी मांगता है। तो सर्सी कहती है हमें एजेक के पास जाना होगा, उन्हें पता है कि क्या करना है। फिर मूवी पास्ट में मूव होती है जहाँ एटर्नल डिविएंट के साथ फाइट कर रहे होते हैं और इंसानों को बचा रहे होते हैं। वो लोग एक साथ मिलकर वहाँ पर सारे डिविएंट्स को मार देते हैं। फिर हम एटर्नल्स की लीडर एजेक को देखते हैं जिनके गले से कुछ चीज बाहर आती है और हम एक सेलेस्टियल को देखते हैं जिनको एटर्नल्स एरिशियम कहते हैं। एजेक कहती है कि हम पृथ्वी को डिविएंट से बचाने में सफल हुए। एरिशियम, आपकी बनाई हुई दुनिया काफी खूबसूरत है, पर इस प्लेनेट में कुछ खास बात है। एरिशियम कहता है कि तुम अपने मकसद से भटको मत। तो एजेक
कहती है कि मैं आपको निराश नहीं करूंगी और फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। फिर हम एटर्नल्स को देखते हैं जहाँ फेस्तोस बाप से चलने वाला इंजन बनाता है जिससे कि खेती आसान हो सकती है, पर एजेक कहती है कि इंसानों को ये चीज समझ नहीं आएगी, उनके लिए कुछ आसान सा बनाओ। तो फेस्तोस उनके लिए एक हल बनाता है जिससे कि खेती करने में आसानी होगी। फिर हम स्प्राइट को देखते हैं जो कि अपनी जादू की मदद से इंसानों को कहानियां सुना रही होती है। फिर हम एक्रिस को देखते हैं जो कि सेर्सी को पसंद करता था। तो वहाँ पर एजेक आती है और उसे कहती है कि तुम्हें अपनी खुशी ढूंढने का पूरा अधिकार है, जाओ सेर्सी को अपने दिल की बात कह दो। फिर अगले दिन एक्रिस सेर्सी के पास जाता है और वो दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। तो एक्रिस सेर्सी से अपने दिल की बात कह देता है कि मैं तुम्हारा हूँ अगर तुम चाहो तो। सेर्सी भी एक्रिस को पसंद करती थी और फिर वो दोनों किस कर लेते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। उसके बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं। फिर मूवी प्रेजेंट में आती है और वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ एजेक रहती है। वो वहाँ देखते हैं कि वहाँ सब कुछ तहस नहस हो रखा होता है। उन्हें एजेक की लाश मिलती है जिससे कि उन सबको काफी दुख होता है। उन्हें यही लगता है कि ये काम डिविएंट्स का है। स्प्राइट कहती है कि ये काम उसी डिविएंट का है जिसने लंदन पर हम पे हमला किया था और मुझे ऐसा लगा कि वो हमसे कुछ कह रहा है। फिर हम सेर्सी को देखते हैं जो कि एजेक की बॉडी के पास होती है। तभी एजेक की बॉडी से वो चीज बाहर आती है जिससे कि वो एरिशम से बात करती थी और वो चीज सेर्सी के अंदर चली जाती है। तभी वहाँ पर सब कुछ बदल जाता है और सेर्सी को एरिशम दिखता है, जहाँ एरिशम सेर्सी से कहता है कि वक्त आ चुका है और फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तभी वहाँ पर एक्रिस और स्प्राइट आते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है। तो सेर्सी उसे बताती है कि मैंने एरिशम से बात की और वो उन्होंने मुझसे कहा कि वक्त आ चुका है। एक्रिस कहता है कि तुमने सच में एरिशम से बात की, शायद ये तुम्हारा मन का भ्रम हो। फिर मूवी पास्ट में मूव होती है जहाँ इंसान आपस में ही लड़ झगड़ कर कत्लेआम मचा रहे होते हैं। फिर हम एटर्नल्स को देखते हैं। वहाँ फास्टोस कहता है कि हम बचे कुछ डिविएंट्स को भी मार दें तो पृथ्वी डिविएंट्स के आतंक से मुक्त हो जाएगी। बाहर इंसान आपस में ही लड़ झगड़ रहे होते हैं तो ड्रूइग अपनी पावर की मदद से उनको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो एजेक ड्रूइग को रोक लेती है कि तुम ऐसा मत करो, हम उनके झगड़ों में दखल नहीं देते। ड्रूइग कहता है कि ये झगड़ा नहीं है, ये कत्लेआम है। तभी थीना को न जाने क्या हो जाता है और वो अपने ही लोगों पर हमला कर देती है और उनको चोट पहुंचा रही होती है। तो एजेक अपनी पावर की मदद से उसे रोकने की कोशिश करती है पर थीना एजेक को भी चोट पहुंचा देती है। तो गिलगमेश थीना को पकड़ लेता है और उसके सर पे जोर से मारकर उसे बेहोश कर देता है। फास्टोस बताता है कि इसे मन का भ्रम है और ये एक लाइलाज बीमारी है। एजेक कहती है कि इसका सिर्फ एक ही इलाज है कि थीना की याददाश्त को मिटा दिया जाए, पर थीना इस बात से सहमत नहीं होती। तब गिलगमेश कहता है कि मैं थीना का ख्याल रखूंगा। ड्रूइग को इंसानों का झगड़ा देख काफी गुस्सा आता है और वो अपनी पावर की मदद से सारे इंसानों को कंट्रोल कर लेता है। जहाँ एजेक कहती है कि ऐसा मत करो, पर ड्रूइग कहता है अगर तुम्हें मुझे रोकना है तो तुम्हें मुझे मारना होगा। एजेक उन सब से कहती है कि डिविएंट्स जा चुके हैं, अब तुम्हें मेरे साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपनी जिंदगी के फैसले खुद चुन सकते हो, आज से तुम आजाद हो। फिर हम जब कभी दोबारा मिलें तो मुझे बताना कि तुमने क्या पाया। फिर मूवी प्रेजेंट में आती है और हम सेर्सी, एक्रिस और स्प्राइट को देखते हैं जो कि किंगो के पास आते हैं जहाँ किंगो की मूवी की शूटिंग चल रही होती है। किंगो उनके पास आता है और उन्हें देखकर काफी खुश होता है। एक्रिस किंगो को बताता है कि एजेक अब नहीं रही, ये डिविएंट्स का काम है। किंगो को इस बात से काफी दुख होता है और उनके साथ बाकी इटर्नल्स को ढूंढने के लिए निकल जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सब लोग गिलगमेश के पास आते हैं और उसे सारी सच्चाई बता देते हैं कि एजेक अब नहीं रही, उसे डिविएंट्स ने मार दिया है और हम पर भी लंदन में हमला हुआ। एजेक का सुनकर गिलगमेश को काफी ज्यादा दुख पहुंचता है। तब गिलगमेश उन सब को लेकर थीना के पास जाता है जहाँ थीना एक जगह पर बैठी भी होती है। गिलगमेश उसे
उसे आवाज देता है पर थीना उस पर ही अटैक कर देती है। तब स्प्राइट अपने पावर की मदद से थीना को शांत करती है और थीना अपने होश में वापस आ जाती है। इतना टाइम बीतने के बाद भी थीना अभी तक ठीक नहीं हुई थी। फिर वो सब लोग खाना खाते हुए आपस में बातें करते हैं तो सेर्सी वहाँ से चली जाती है और थीना की बनाई हुई पेंटिंग्स देखने लगती है। तब वहाँ पर गिलगमेश आता है और सेर्सी से कहता है। थीना कहती है कि सेंचुरी 6 में बड़े बड़े भूकंपों ने पूरे ग्रह को चीर दिया, वहाँ सब लोग मर गए और वो भी मर गई। तो सेर्सी कहती है यहाँ भी कुछ दिन पहले भूकंप आया था, पृथ्वी को कुछ हो रहा है। तब वो एक जगह पर बैठकर एरिशम से बात करने की कोशिश करती है। तभी उसके गले से कुछ चीज बाहर आती है और वहाँ पर सब कुछ बदल जाता है और सेर्सी के सामने एरिशम आता है। सेर्सी कहती है कि एजेक को एक डिविएंट ने मार दिया है और पृथ्वी पर बड़े बड़े भूकंप आ रहे हैं। तो एरिशम कहता है ये एमरजेंसी की वजह से हो रहा है, समय आ गया है कि तुम अपना असली मकसद जान लो। हर 7000 वर्षों में सेलेस्टियल्स पैदा होने चाहिए। मैं ब्रह्मांड के सजीव प्लैनेट्स पर सेलेस्टियल के बीज बोता हूँ और पृथ्वी ग्रह को सेलेस्टियल के आगमन के लिए चुना गया है। सेलेस्टियल्स को पनपने के लिए काफी सारी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है जो कि इंसानों से मिलती है और डिविएंट इंसानों की आबादी कम कर रहे थे, इसलिए इटर्नल्स को उन्हें रोकने के लिए भेजा गया। एमरजेंसी का समय आ गया है। तो सेर्सी कहती है कि पृथ्वी का सर्वनाश हो जाएगा। तो एरिशम कहता है कि एक जीवन का अंत दूसरे जीवन का आरंभ है। ब्रह्मांड में ऊर्जा का संचार जरूरी है। सेलेस्टियल सजीव ग्रहों की ऊर्जा से तारों को जन्म देते हैं जिससे कि नई गैलेक्सीज बनती है। हमारे बिना ये ब्रह्मांड अंधेरे में कहीं खो जाएगा। तब हमें यहाँ रिवील होता है कि एजेक को सब कुछ मालूम था, उसने कई सेलेस्टियल के पैदा होने में मदद की है। इटर्नल्स जो कि अभी तक समझ रहे थे कि उनका घर ओलंपिया है, ओलंपिया असल में है ही नहीं, क्योंकि हर मिशन के बाद सारे इटर्नल्स की मेमोरी को इरेज कर दिया जाता था। और हमें यहाँ रिवील होता है कि डिविएंट्स और इटर्नल्स को एरिशम ने ही बनाया था। सबसे पहले एरिशम ने डिविएंट्स को बनाया क्योंकि प्लेनेट पर जो नरभक्षी होते थे उनको रोकने के लिए डिविएंट्स को वहाँ भेजा जाता था, पर डिविएंट्स की भूख बढ़ती चली गई, वो प्लेनेट के सारे जिंदा चीजों को खा जाते थे। इसलिए एरिशम ने इटर्नल्स को बनाया जो कि डिविएंट्स को रोकते थे, जिससे कि प्लेनेट पर जीवन पनपे और सेलेस्टियल को ऊर्जा मिले। फिर सेर्सी सबको सारी सच्चाई बता देती है। तो स्प्राइट कहती है यही कारण होगा कि थीना को हमारे पुराने मिशन याद आते होंगे और लोगों का मरना भी। तो सेर्सी कहती है कि हमें एमरजेंसी को रोकना होगा, हम इंसानों को यूं ही मरने के लिए नहीं छोड़ सकते, हमें बाकी इटर्नल्स को भी ढूंढना होगा। फिर वो अमेज़न जंगल में आते हैं जहाँ ड्रूइग रहता था। वहाँ ड्रूइग को सब कुछ बता देते हैं कि एजेक अब नहीं रही, हमसे अभी तक झूठ बोला गया। तो ड्रूइग उनकी बातों और उनके प्लान से सहमत नहीं होता और उनकी मदद करने से मना कर देता है। फिर जब रात होती है तो डिविएंट्स का उन पर हमला हो जाता है। डिविएंट उन पर अटैक करने लग जाते हैं तो इटर्नल्स भी उन पर फाइट करते हैं और अपनी पावर की मदद से उन पर अटैक करने लग जाते हैं। एक डिविएंट सेर्सी को पकड़ लेता है पर सेर्सी उसे एक पेड़ में बदल देती है। सब लोग इससे हैरान होते हैं कि सेर्सी कब से जिंदा चीजों को बदलने लगी। दूसरी तरफ गिलगमेश और उसी डिविएंट की फाइट हो रही होती है जिसने लंदन पे उन पर हमला किया था। वो डिविएंट गिलगमेश के अंदर अपने स्पाइक्स चुबा देता है और उसकी सारी पावर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर वो बदलने लगता है। वो कहता है कि एरिशम ने हमारा इस्तेमाल किया और काम पूरा हो जाने पर हमें प्लेनेट पर मरने के लिए छोड़ दिया। तभी वहाँ पर बाकी के इटर्नल्स आते हैं और वो डिविएंट वहाँ से भाग जाता है, पर इस हादसे में गिलगमेश की मौत हो जाती है। गिलगमेश की मौत से सारे इटर्नल्स को काफी दुख होता है। फिर सेर्सी और इकरिस फास्टोस के पास आता है जहाँ वो फास्टोस को सारी सच्चाई बता देते हैं। तो फास्टोस कहता है हमारा मकसद अमन चैन लाना नहीं बल्कि इंसानों की तादाद बढ़ाना था। वो उनके साथ जाने से मना कर देता है पर उसका हस्बैंड जैक उसे इंसिस्ट करता है कि तुम्हें दुनिया को बचाना चाहिए, तो वो उनके साथ चला जाता है। फिर वो सब लोग इराक आ जाते हैं जहाँ फास्टोस जमीन से अपनी शिप को बाहर निकालता है। वो अंदर जाकर देखता है तो अंदर मकारी होती है जिसने कई सारी चीजें कलेक्ट कर रखी होती है। फास्टोस सबके लिए ब्रेसलेट बनाता है और कहता है कि इस यूनिवर्स में सबसे ज्यादा एनर्जी सेलेस्टियल्स पैदा करते हैं। जब सेलेस्टियल ने हमें बनाया तो उन्होंने हमें
कॉस्मिक एनर्जी से भर दिया जिससे कि हम अमर हो गए। जब डिविएंट हमारी पावर्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं तो हम भी एक दूसरे की पावर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं जिससे कि बनेगा एक यूनिमाइंड। किंगो कहता है कि हमसे अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो एक सेलेस्टियल मारा जाएगा और सोचो ब्रह्मांड में लाखों करोड़ों जीव कभी पैदा नहीं होंगे। तो स्प्राइट कहती है कि हम सबसे ज्यादा ताकतवर इकरिस है और फैसला भी उसी का होना चाहिए। इकरिस कहता है कि एजैक ने सेर्सी को चुना है और फैसला भी उसी का होगा और वहां से चला जाता है। तो किंगो इकरिस के पास आता है और कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ आखिरी दम तक। तो इकरिस कहता है तुम जो सोचते हो मैं वैसा नहीं हूँ। फिर मूवी 6 दिन पीछे आती है और हम एजैक और इकरिस को देखते हैं जहाँ इकरिस कहता है कि अब कितना वक्त बचा है। तो एजैक कहती है 7 दिन। हमें सबको सच्चाई बतानी होगी क्योंकि एक साथ मिलकर ही हमें एमरजेंस को रोकना है। मैंने अरबों साल तक एरिशिम का कहा माना और उनके अलावा कुछ और नहीं सोचा। तो इकरिस कहता है जब आपने उनके कहे के अलावा कुछ और नहीं सोचा तो अब क्यों? एजैक कहती है कि 5 साल पहले जब थैनोस आया था तो उसने ब्रह्मांड की आधी आबादी मिटा दी थी जिससे कि एमरजेंस रुक गया, पर पेरिस के लोगों ने हार नहीं मानी और सबको वापस ले आए एक ही चुटकी में। मैंने इंसानों को लड़ते झगड़ते देखा और कत्लेआम मचाते हुए, फिर मैंने इन्हें देखा प्यार करते हुए और मैं बदल गई। एरिशिम ने पृथ्वी का भविष्य गलत लिखा है। इकरिस कहता है कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ आखिरी दम तक, पर उससे पहले मुझे आपको एक चीज दिखानी है। फिर इकरिस एजैक को एक जगह पर लेकर आता है। एजैक वहाँ से नीचे देखती है तो वहाँ डिविएंट्स होते हैं। तो इकरिस बताता है कि ये सदियों से यहाँ बर्फ के नीचे दफन रहे होंगे और ग्लेशियर के पिघलने से बाहर आ गए। मुझे शक था कि आपकी सोच बदल गई है। मैं आपको धोखा देने नहीं दूंगा। मैंने सदियों तक आपका कहा माना और आपकी सेवा की और अपनों से कई बार झूठ बोले, पर कभी ये नहीं भूला कि हमें एरिशिम की सेवा करनी है। तो एजैक कहती है कि तुमने मुझे खुद क्यों नहीं मार दिया? तो इकरिस कहता है कि सबको यही लगेगा कि आपको डिविएंट ने मार दिया है और वो डिविएंट के साथ उलझे रहेंगे और उनको एमरजेंस का पता नहीं चलेगा। फिर इकरिस एजैक को पहाड़ी से नीचे धक्का दे देता है जहाँ एक डिविएंट उस पर हमला कर देता है और एजैक वहां से गन उठाती है और उन पर शूट करने लग जाती है। तभी पीछे से एक डिविएंट आता है और एजैक पर अपने स्पाइक्स चुबा देता है और उनकी पावर को एब्जॉर्ब करके उनको मार देता है। फिर वो गुफा के अंदर चला जाता है और वो उनकी पावर को एब्जॉर्ब करने की वजह से बदलने लगता है और वो अपने साथ साथ बाकी डिविएंट्स को भी बदल देता है। फिर इकरिस एजैक की बॉडी को उठाकर उनके घर पर लेकर आ जाता है और वहाँ की चीजों को तहस नहस करने लग जाता है। यहाँ हमें पता लगता है कि एजैक को मारने वाला कोई और नहीं इकरिस ही था। फिर हम फास्टोस को देखते हैं जो कि मकारी से एमरजेंस कहाँ होने वाला है ढूंढने को कहता है। तो मकारी काफी तेज होती है, वो उस जगह को ढूंढ लेती है जहाँ पर एमरजेंस होने वाला था। दूसरी तरफ हम इकरिस को देखते हैं जो कि अपना सूट पहन रहा होता है। वहाँ पर सेर्सी आती है और कहती है कि तुम क्या कर रहे हो? यहाँ सबको पता लगता है कि इकरिस को सब कुछ मालूम था कि एमरजेंस कब होने वाला है और कब होगा, और उनको ये भी पता लगता है कि एजैक को मारने वाला और कोई नहीं इकरिस ही है। इकरिस कहता है कि मैं तुम्हें एमरजेंस को रोकने नहीं दूंगा, जरूरत पड़ी तो मैं तुम सबको भी मार दूंगा। किंगो कहता है कि हमें सेलेस्टियल को मारना नहीं है, अगर हमने उसे मार दिया तो इस ब्रह्मांड में लाखों करोड़ों जीव कभी पैदा होंगे ही नहीं। और कहता है कि मुझे इकरिस की बात सही लगती है और वहां से चला जाता है। फिर हम अगले सीन में सेर्सी और थीना को देखते हैं जहाँ थीना कहती है कि गिलगमेश ने मुझसे कहा था कि हम जिससे प्यार करते हैं हमें उसका ख्याल रखना है और तुमको इन इंसानों से उसी दिन प्यार हो गया था जब हम इस धरती पर आए थे। तभी वहाँ पर फास्टोस आता है और कहता है तुम्हारे अंदर जो शक्ति वृत्त है हमें उससे बाहर निकालना होगा क्योंकि उससे हम आपस में कनेक्ट हो सकते हैं जिससे कि बनेगा एक यूनिमाइंड। तो सेर्सी फास्टोस से उसे बाहर निकालने को कहती है। फास्टोस शक्ति वृत्त को सेर्सी की बॉडी से बाहर निकाल देता है और उसे एक ब्रेसलेट में कन्वर्ट कर लेता है। फिर वो सब अपना अपना सूट पहनते हैं और हाथ पर उस ब्रेसलेट को भी पहन लेते हैं। फिर उनकी शिप वहां पर पहुंच जाती है जहां पर एमरजेंस होने वाला था। वहां पर इकरिस होता है जो कि उस शिप पर जाता है और वहां उसे थीना मिलती
जाती है और थीना और इकरिस के बीच फाइट शुरू हो जाती है। तभी वो सब अपने अपने ब्रेसलेट को एक्टिव कर लेते हैं और उनकी पावर्स आपस में मर्ज हो रही होती है। इकरिस शिप से बाहर आता है और ड्रूइग को पकड़ लेता है और उसे आसमान में ले जाकर जमीन की तरफ पटक देता है और उससे लेजर बीम पर अटैक करता है और अपनी शिप को भी तहस नहस करने लग जाता है। शिप डैमेज होकर जमीन पर गिर जाती है तो मकारी थीना और फास्टोस को शिप से बाहर निकाल लेती है। इकरिस वहाँ पर आता है कि ड्रूइग खत्म, अब खेल भी खत्म। तो इस बात से मकारी को काफी गुस्सा आता है और वो इकरिस पर हमला कर देती है और उसको मार रही होती है। मकारी काफी तेज होती है तो इकरिस उसे पकड़ नहीं पाता। तभी इमरजेंस शुरू हो जाता है तो सेर्सी कहती है मैं इसे रोकूंगी। तो थीना और फास्टोस इकरिस को रोकने में लग जाते हैं। वो सब इकरिस के साथ फाइट कर रहे होते तो वहाँ पर वो डिविएंट भी आ जाता है जिसने एजेक और गिलगमेश को मारा था और उन दोनों की पावर उसके अंदर थी। वो डिविएंट मकारी को पकड़ लेता है और उसकी पावर को एब्जॉर्ब करने वाला होता है कि तभी फास्टोस उस पर अपना हमला करता है जिससे कि वो उनकी पावर को ले नहीं पाता। इकरिस कहता है कि सर्सी कहाँ है, मुझे उसे रोकना ही होगा। फास्टोस कहता है कि तुमने कभी उसकी ताकत को समझा ही नहीं। तो इकरिस वहाँ से जाने लगता है तो फास्टोस उसे पकड़ लेता है और अपनी पावर की मदद से उसे वहाँ पर जकड़ लेता है। दूसरी तरफ थीना उस डिविएंट को मारने के लिए उस गुफा में चली जाती है जहाँ वो डिविएंट थीना को पकड़ लेता है। थीना को फिर से मन का भ्रम होता है तो वो डिविएंट इसी बात का फायदा उठाकर उसकी पावर को एब्जॉर्ब करने वाला होता है कि तभी थीना को याद आता है और वो एक ही बारी में उस डिविएंट का सर काट देती है। फिर हम सर्सी को देखते हैं जिसके सामने एजेक का इल्यूजन होता है जो कि स्प्राइट ने बनाया था। स्प्राइट पीछे से सर्सी पर हमला कर देती है और उस पर तलवार चुभा देती है और कहती है कि सर्सी मैं हमेशा तुमसे जलती रही। मैं इंसानों से इसलिए नफरत करती हूँ क्योंकि इन्हें देखकर मेरा मन वो चाहने लगा जो मेरा कभी हो ही नहीं सकता। मैंने जाना कि प्यार क्या होता है, दिल टूटना क्या होता है, फैमिली क्या होती है। तभी पीछे से वहाँ पर ड्रूइग आता है और स्प्राइट के सर पर जोर से मारकर उसे बेहोश कर देता है और सर्सी को खड़ा उठाता है और कहता है कि अब ये लड़ाई तुम्हारी है। फिर हम देखते हैं कि इमरजेंस शुरू हो चुका है और वो सेलेस्टियल पृथ्वी से बाहर आ रहा है तो सर्सी उसको पत्थर में बदल रही होती है। तभी वहाँ पर इकरिस आता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। इकरिस सर्सी को चोट नहीं पहुंचा पाता क्योंकि उसकी आंखों के सामने उसके साथ बिताए हुए पल आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि सारे एटर्नल्स की पावर सर्सी के अंदर जाने लगती है और सर्सी काफी पावरफुल हो जाती है और वो पूरे सेलेस्टियल को एक पत्थर बना देती है जिससे कि वो सेलेस्टियल मर जाता है। इकरिस को इस बात से काफी दुख होता है क्योंकि उसने जो भी किया वो गलत किया। फिर वो वहाँ से उड़कर खुद को सूरज के अंदर धकेल देता है। फास्टोस कहता है कि ये तुमने कैसे कर लिया तो सर्सी कहती है कि यूनिमाइन से जुड़कर मेरे अंदर काफी सारी कॉस्मिक एनर्जी आ गई। तो फास्टोस कहता है यही कारण होगा कि हम इमरजेंसी के टाइम बच जाते थे। मकारी ड्रूइग को देखकर काफी खुश होती है कि वो जिंदा है। इकरिस के जाने से स्प्राइट को काफी दुख होता है क्योंकि वो इकरिस से प्यार करती थी। सर्सी स्प्राइट से कहती है कि मैं तुम्हें इंसान बना सकती हूँ, यूनिमाइन की कुछ पावर अब भी मेरे अंदर है, तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा पर तुम्हारा समय सीमित होगा और एक दिन तुम मर जाओगी। क्या तुम तैयार हो? तो स्प्राइट कहती है हाँ मैं तैयार हूँ। तो सर्सी स्प्राइट को इंसान बना देती है। फिर हम सारे एटर्नल्स को फास्टोस के घर पर देखते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि मकारी और ड्रूइग वहाँ से शिप लेकर चले जाते हैं क्योंकि उन्हें बाकी एटर्नल्स को भी सच्चाई बतानी होती है। फिर हम डैन और सर्सी को साथ में बातें करते हुए देखते हैं। डैन कहता है कि वक्त आ चुका है कि तुम मेरी फैमिली की हिस्ट्री के बारे में जान लो, मेरी फैमिली की हिस्ट्री ज्यादा अच्छी नहीं है। तभी वहाँ पर चीजें अजीब हो जाती है और हम एरिशिम को देखते हैं। एरिशिम बचे हुए तीनों एटर्नल्स को अपने पास बुला लेता है और कहता है कि सर्सी तुमने एक सेलेस्टियल मारा है, तुम्हारी मेमोरी मुझे इस बात की सही वजह बताएगी। फिलहाल के लिए मैं इंसानों को बख्श रहा हूँ पर मैं अपना फैसला सुनाने जरूर लौटूंगा। और यहाँ पर ये मूवी एंड होती है। आई होप कि ये मूवी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई मूवी के साथ।